नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उन पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब तो काफी लोगों की पैसे को लेकर सोच बदलने में कामयाब रही है। सही कहा। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इसकी जो सबसे अहम बातें हैं, जो सबसे जरूरी सीख है, उन्हें समझें। कैसे हम अपनी सोच बदल सकते हैं पैसों को लेकर और कैसे एक तरह से वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है, दो पिताओं की कहानी से। एक है पुअर डैड, पढ़े लिखे हैं पर सोच पारंपरिक है, भाई मेहनत करो, अच्छी डिग्री लो, सेफ जॉब पकड़ो। हाँ, जो हम जैसे ज्यादातर लोगों को सिखाया जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ है रिच डैड, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं पर एक उद्यमी है। वो जोर देते हैं पैसे की समझ पर, निवेश पर, थोड़ा रिस्क लेने पर। और यहीं से पूरा नजरिया बदल जाता है। तो पहला जो बड़ा आइडिया है वो ये कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड का फोकस था सेफ नौकरी, तनख्वाह, पर रिच डैड का मंत्र कुछ और ही था। हाँ, उनका कहना था कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका मतलब है कि आप अपना समय बेचकर पैसा कमाने के बजाय एसेट्स बनाएं जो आपके लिए पैसा कमाएं। एसेट्स मतलब संपत्ति। हाँ, संपत्ति। और यहीं पर रिच डैड का जो जोर है वो वित्तीय साक्षरता पर है, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं। ये समझना कि पैसा काम कैसे करता है, बढ़ता कैसे है और ऐसी संपत्ति कैसे बनाई जाए जो बिना आपके लगातार काम किए भी इनकम देती रहे। और इसी से जुड़ा हुआ है आपका अगला पॉइंट, है ना, संपत्ति और देनदारी का फर्क, एसेट्स और लायबिलिटीज। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल है पर शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। हाँ, किताब में भी काफी जोर दिया है इस पर। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा हो। सही। और देनदारी यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार का लोन जिसकी आप किस्तें भर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अच्छा, तो अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं। हाँ, वो अपना फोकस एसेट कॉलम बढ़ाने पर रखते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीद लेते हैं और कई बार उन्हें संपत्ति समझ बैठते हैं, जैसे बड़ा घर लोन पर ले लिया या महंगी गाड़ी। ये बात सोचने वाली है। फिर एक और आइडिया है, अपने काम से काम रखो। इसका क्या मतलब हुआ, नौकरी छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कियोसाकी ये नहीं कहते कि नौकरी छोड़ दो, खासकर शुरुआत में। वो कहते हैं कि नौकरी करते रहो पर उसे सिर्फ तनख्वाह का जरिया मत समझो। साथ ही साथ अपना खुद का बिजनेस या निवेश बनाने पर फोकस करो, मतलब अपनी संपत्ति बनाने पर काम करो। अच्छा, मतलब नौकरी से जो इनकम आ रही है उसे यूज करके अपनी संपत्ति बनाओ। एग्जैक्टली। लक्ष्य ये होना चाहिए कि आय के कई स्रोत बने, सिर्फ सैलरी पर निर्भरता कम हो। आप अपनी नौकरी करते हुए भी शाम को या वीकेंड पर अपने खुद के बिजनेस यानी अपनी संपत्ति सूची पर काम कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और दिलचस्प बात आती है, टैक्स और कॉरपोरेशंस। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है पर जरूरी है। देखिए, अमीर लोग अक्सर कॉरपोरेशंस या कंपनियों का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बड़ा फायदा टैक्स में मिलता है। कैसे? आसान शब्दों में कहें तो एक कंपनी अपने खर्चे निकालने के बाद जो बचता है उस पर टैक्स देती है, जबकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति पहले अपनी इनकम पर टैक्स देता है और फिर बची हुई रकम से खर्च करता है। तो ये स्ट्रक्चर का एक कानूनी फायदा है जिससे टैक्स बचाया जा सकता है और संपत्ति की सुरक्षा भी होती है। अच्छा, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। फिर एक और बोल्ड आइडिया है, अमीर पैसा इजाद करते हैं, बनाते हैं, मतलब छापते हैं। नहीं, छापते नहीं है। इजाद करने का मतलब है कि वो सिर्फ मेहनत या बचत से पैसा नहीं बनाते, वो अपनी वित्तीय समझ, अपनी क्रिएटिविटी, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके नए मौके बनाते हैं। मौके बनाते हैं जैसे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट डील ढूंढ लेना, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालकर बिजनेस बना लेना। इसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना शामिल है। वो सिर्फ बैठे नहीं रहते, वो मौके ढूंढते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, हिम्मत करके कदम उठाते हैं, असफलता से डरते नहीं, सीखते हैं। हाँ, ये मानसिकता वाली बात है। और इसी से जुड़ा है शायद अगला पॉइंट, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हमें सिखाया जाता है। हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। अक्सर लोग सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब ढूंढते हैं, पर कियोसाकी की सलाह है कि ऐसी नौकरी या भूमिका चुनो जहां तुम्हें जरूरी स्किल्स सीखने को मिले। जैसे कि कौन सी स्किल्स?
जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप, फाइनेंस की समझ। ये स्किल्स शायद शुरू में कम पैसे वाली जॉब में मिलें, पर लंबे समय में ये आपको अपना बिजनेस खड़ा करने या बेहतर निवेश करने में ज्यादा मदद करेंगी। ये स्किल्स खुद में एक एसेट है। ये बात तो सही है। स्किल्स तो हमेशा काम आती हैं। और आखिर में किताब उन रुकावटों की भी बात करती है जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं। डर, शक, आलस। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। सबसे बड़ा डर होता है पैसा खोने का। फिर होता है सिनिसिज्म, मतलब ये सब मेरे लिए नहीं है या ये काम नहीं करेगा वाली सोच। आलस, बुरी आदतें जैसे फिजूल खर्ची और कभी-कभी अहंकार कि मुझे सब पता है। तो इनसे कैसे पार पाया जाए? कियोसाकी कहते हैं कि इन पर काबू पाना ही पहला कदम है। डर को समझो, उसे मैनेज करो, छोटे कदम उठाओ। शुरुआत करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है। लगातार सीखते रहो, किताबें पढ़ो, सेमिनार अटेंड करो, मेंटोर ढूंढो। एक निवेशक की तरह सोचना शुरू करो और सबसे जरूरी एक्शन लो, प्लान बनाओ और उस पर अमल करो। बहुत खूब। तो अगर हम समराइज करें, रिच डैड पुअर डैड से मुख्य बातें हैं। वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो, निवेश करो, अपनी सोच बदलो और डर जैसी बाधाओं को जीतो। बिल्कुल। पूरी किताब का सार यही है कि हमें यह सीखना होगा कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है, बजाय इसके कि हम सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहें। संपत्ति बनाना और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना ये एक माइंडसेट है और लगातार सीखने की प्रक्रिया है। तो चलिए आज की बातचीत को यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपनी वित्तीय शिक्षा बढ़ाने या अपनी संपत्ति सूची बनाने की दिशा में आज आप वो कौन सा पहला छोटा सा कदम उठा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।